नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट में विस्फोटक खुलासा हुआ और यह खुलासा हैरान और परेशान करने वाला दोनों है, क्योंकि रिपोर्ट में हादसे के पीछे की जो वजह बताई गई, लेकिन हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है यह नहीं बताया गया। ऐसा लगता है कि जैसे इस बात से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही हो। बोइंग की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है वो कहीं ना कहीं पायलट की चूक की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन एयर इंडिया की 15 पन्नों की रिपोर्ट में फ्यूल कट ऑफ को जिम्मेदार ठहराया गया। सवाल प्लेन के उड़ने के चंद सेकंड अंदर फ्यूल कट ऑफ आखिर क्यों और कैसे हुआ, इसको लेकर प्लेन के कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से पूछा कि तुमने इंजन बंद क्यों किया, तो फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया कि मैंने नहीं किया। तो सवाल यह है कि फ्यूल कट ऑफ आखिर कैसे हुआ? क्या सच में पायलट की चूक थी या फिर टेक्निकल फॉल्ट की वजह फ्यूल स्विच बंद हुए हैं? आज इसी को एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जिम्मेदार कौन है, क्या बताया जा रहा है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं बताया जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स की कुछ राय है इसे लेकर, आपको वो सुनवाएंगे। तो पहले तो ऐसा कहा जाता था देश में कहीं भी अगर किसी हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट होता तो हमें ब्लैक बॉक्स बाहर देश भेजना पड़ता था। लेकिन देखो कि एक दिन के अंदर हमारे एआईबी की टीम, बाकी एजेंसीज ने ये ब्लैक बॉक्स वहाँ पे मिला, उसको ढूंढा। उसके बाद एक महीने के अंदर इसका प्राथमिक रिपोर्ट भी आया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है और एक के बाद एक मुझे लगता है कि इस पर काम होने के बाद फाइनल रिपोर्ट आएगा। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी एएआईबी के साथ। एएआईबी का जगह एक है, बट आप सिटिंग हाई कोर्ट जज को बिठाइए, ट्रांसपेरेंसी आएगा। देखो, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया देख रही है, ये पहला ड्रीमलाइनर क्रैश है। आज के तारीख में ऑलमोस्ट 1200 विमान है जो उड़ रहे हैं। 15 साल से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ऐसे इस तरह। तो अगर ये हुआ है, वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट, वी नीड टू रिजॉल्व इट, बिकॉज 260 पैसेंजर्स गुजर गए हैं एंड 260 फैमिलीज भी हैं, और देश की आबादी, देश भी जानना चाहता है कि क्या हुआ था। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेडे कॉल दी गई है वो इस चीज को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ कॉकपिट में हुआ था क्रैश से पहले। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए उन सवालों का रुख करते हैं जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा। पहला सवाल आज यही रहेगा, प्लेन क्रैश पर सवाल हजार और हादसे का जिम्मेदार कौन? लापरवाही या फिर साजिश? प्लेन क्रैश का सच क्या है? प्लेन का गला किसने घोटा या जिम्मेदारी कौन लेगा? फ्यूल कैसे कट ऑफ हुआ? सस्पेंस आखिर क्यों है बरकरार? और प्लेन के पायलट की चूक या फिर बोइंग का टेक्निकल फॉल्ट? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। एसएन पनेश्वर साहब इस वक्त स्टूडियो में एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। वंदना सिंह एविएशन एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर पूर्व पायलट भी हैं और साथ ही एक्सपर्टीज भी अपनी लेकर आते हैं, उनका भी स्वागत करती हूं। और साथ ही ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं, चारों ही मेहमानों का। और क्योंकि इस बात का इंतजार एक लंबे समय से था और जितने लोगों के अपने इस प्लेन क्रैश में मारे गए, उन लोगों को इस बात का इंतजार है कि सवालों का जवाब मिले। और सिर्फ एक सवाल कि आखिर ये प्लेन हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ कि उनके अपनों की जान चली गई है। शुरुआत में पनेश्वर साहब आपसे करना चाहूंगी, और बहुत सीनियर एविएशन एक्सपर्ट सर आप हैं। सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है? मेरा ये कॉमन क्वेश्चन आप सबसे रहेगा। पनेश्वर साहब, मैं आपके साथ शुरू करती हूँ, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे इतना तो समझ में आता है कि सिर्फ ये बता दिया गया कि संभावना किस बात की है, लेकिन क्यों ये हुआ, क्या इसके पीछे की वजह रही? क्या जानबूझकर बहुत सारी चीजों को अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है और ये नाकाफी नजर नहीं आता? ये कहीं ना कहीं इंसाफ तो नहीं है सर उन लोगों के साथ जिनको इंतजार है उस सवाल के जवाब का? देखिए, आज की डेट में हर भारतीय, हर सिटीज़न ये चाहता है, पता करना चाहता है कि इतनी दुखद हादसा हुई है, ये हुई कैसे, किसका कसूर है, किसकी गलती है? जहाज़ की गलती है, पायलट की गलती है, इंजीनियर की गलती है? अभी जो इन्होंने कमेटी बनाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी एक्सपर्ट आदमी नहीं जो कि जिसने इतने एडवांस जहाज़ की ट्रेनिंग करी हो, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन पास्ट में करी हो, और इन्होंने रिपोर्ट बना के आगे मिनिस्ट्री को भेज दी है
ये जो रिपोर्ट बनाई है 15 सफ़े की, एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल आदमी है वो एक्सेप्ट नहीं करते ये रिपोर्ट। ये तो ऐसे बनाई जैसे मनोहर कहानियाँ बनती थी। ये रिपोर्ट नहीं है। मगर मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी चिट्ठी लिखी थी कि इस इन्वेस्टिगेशन जिसमें 241 पैसेंजर मर गए, कुछ ग्राउंड में मर गए, इसके लिए अब जुडिशियल इंक्वायरी करवाई दी है। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है, उन्होंने ये जुडिशियल इंक्वायरी में ओपन इंक्वायरी होती है। अब ये जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रीडिंग बताई है, उसे पायलट से पूछा तूने इंजन क्यों बंद करा, किसकी आवाज़ है? दे शुड कॉल प्रोफेशनल और दे कॉल ए पायलट हु इज फ्लाइंग 787 और इंजीनियर। आज डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के एक डिपार्टमेंट, उसके फ्लाइट इंस्पेक्शन डायरेक्टर, उसमें पायलट हैं। किसी पायलट को बुलाइए, उसको बोलिए इसकी आवाज़ देखिए कौन बोले, कैप्टन ने को पायलट को कहा या को पायलट ने कैप्टन को कहा, ये पता नहीं। इनको ये नहीं पता वो किसकी आवाज़ है। अब ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पब्लिक को भी नहीं दिखाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट ये पब्लिक को नहीं दिखाएंगे। इस इन्वेस्टिगेशन जो इन्होंने लिख दिया वही सच होगा। और जो टॉप इनके इन्वेस्टिगेटर्स हैं, लाइक सेक्रेटरी होम अफेयर, सेक्रेटरी सिविलेशन, ब्यूरो ऑफ सिविलेशन सिक्योरिटी, जिन्होंने कभी जहाज की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, वो इसमें अपना डिसीजन देंगे इन्वेस्टिगेशन का। ये जहाज़ की सच्चाई नहीं पता। हमारा काम ये नहीं है किसी को ब्लेम करने के लिए, हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये करना चाहते हैं कि जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ क्यों, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि सच्चाई मिल सके। और सच्चाई के बाद हम जैसे एक्सपर्ट हैं, हम ओपिनियन देंगे आगे से ऐसे इंसिडेंट कैसे अवॉइड करे जाएं। हम कुछ मैयर बताएंगे, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ताकि आगे जो पायलट है वो ज़्यादा ध्यान से जहाज़ उड़ाएगा। लेकिन ये चीज़ ये नहीं चाहेगी। इनका काम है कि कवर अप ऑपरेशन करना किसी तरीके से। पब्लिक 6 महीने 8 महीने के बाद भूल जाएगी, ये चुप हो जाएंगे। लेकिन जिनके रिश्तेदार मर गए हैं, जो मरे, उनको तो तुम वापस नहीं ला सकते, चाहे जितनी मर्जी कंपनसेशन दे दो। मैंने सिविलेशन सेक्रेटरी को भी मेल भेजी थी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है प्रोफेशनल को मिलने के लिए। और ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्लोज डोर यूनिवर्सिटी, इस पर हमें तो कोई विश्वास नहीं है कि ये जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे कि नहीं। ये किसी प्रोफेशनल को या पायलट को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई कैसे आपके पास आई जब आपने कभी जहाज चलाया नहीं, इंजीनियरिंग का नहीं पता, कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी पास्ट में। तो इतना एडवांस ये एयरक्राफ्ट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत खतरनाक ट्रेनिंग चाहिए। ये नहीं कि जो आदमी बन गया दफ्तर में सिविल मिनिस्ट्री में ज्वाइन करके वो एक्सपर्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन, नहीं। पायलट हैं, देर आल्सो एडवांस ट्रेनिंग की होती है, उनसे सवाल पूछने होते हैं कि ये जो पायलट ने बोला है जहाज में, कैसे इसको बताओ, आप बताओ कैसे हुआ है। लेकिन ये तो जैसे गवर्नमेंट कहेगी वैसे इंक्वायरी रिपोर्ट बना के आगे रख देंगे उनके। और इसमें सबसे ख़राब बात यह है कि जो बता दिया जाएगा उसको सच मानने के अलावा क्या लोगों के पास और कोई रास्ता होगा। ग्रुप कैप्टन BN झा साहब, और मैं इस बात का जिक्र बार बार इसीलिए करती हूं क्योंकि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो मैं ऑन साइट मौजूद थी, इस हादसे को कवर करने के लिए पहुंची थी, उन परिवारों से मिली जिनके अपने इस दुनिया से चले गए इस प्लेन क्रैश के बाद, और उनकी आंखों के साथ बहते हुए आंसू उन सवालों की बौछार कर रहे थे जिसमें वो मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि कोई आकर हमको ये बता दे कि हमारी गलती क्या थी, हमारे अपनों की गलती क्या थी जो इस प्लेन में सवार थे। हमें ये जानना है कि ये प्लेन हादसा कैसे हुआ। लेकिन साथ ही झा साहब, बोइंग का जो बयान है वो ह्यूमन फैक्टर की तरफ, एक ह्यूमन फेलियर की तरफ, पायलट की गलती की तरफ इशारा करता है। लेकिन 787 जिस तरीके का आधुनिक विमान है, आपको लगता है कि उसका सिस्टम इतना ज्यादा असुरक्षित होगा कि गलती से बात स्विच दब जाने से, जो कन्वर्सेशन अभी तक की है, कि उसके बाद ये विमान क्रैश हो जाएगा? पूर्णिमा, सबसे पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहूँगा कि बोइंग ने ये कहा है, नहीं पूर्णिमा, ये जो रिपोर्ट अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने बनाई है इन कंसल्टेशन विद DGCA, जिसकी प्रीलिमिनरी कॉपी उन्होंने बना के ड्राफ्ट उन्होंने मिनिस्ट्री को भेजी है आज से कुछ दिनों पहले, और रिलीज करने से पहले इसके एक एक शब्द पे डेलिब्रेशन हुई है। नहीं, जस्ट टू ऐड ऑन सर, जस्ट टू ऐड ऑन, ये रिपोर्ट है, मैं जो बोइंग का जिक्र कर रही हूं, जो बोइंग की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं इशारा किया गया है पायलट की गलती की तरफ। और ये जो सर रिपोर्ट है ये डिफरेंट रिपोर्ट है। मैं दोनों का कंपैरिजन रखते हुए और दोनों की तरफ जो अभी बताया जा रहा है कि ऐसा संभवतः ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसके साथ में आपकी एक्सपर्टीज को झा साहब समझना चाहते हैं।
नहीं पूर्णिमा, अभी बोइंग को परमिशन दी ही नहीं गई है उसका कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके दोनों इंजन अभी वहां पे जो एयरक्राफ्ट के जो ये है वेयर हाउस है वहां पे रखे हुए हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रही, वो वहां पे सुरक्षित है। बोइंग का अभी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई हुई है। हाँ, उनकी पहले की और एनएसटीवी की उनकी एक पहली रिपोर्ट आई थी, एडवाइजरी थी, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस अलग थे। अभी हम बात कर रहे हैं हार्ड फैक्ट्स की पूर्णिमा। अब हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, और हार्ड फैक्ट्स ये है कि कॉकपिट में ट्रांसपायर हुआ है इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं अनस्टिक, मतलब व्हील्स जो हैं ऑफ द ग्राउंड हुआ है, और उसके 2 सेकेंड के अंदर में ये स्विच जो हैं वो मूव आउट हुई हैं, और जो पायलट फ्लाई कर रहा है, मतलब जिसने कॉलम को खींचा है, जिसने एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाया, उसका पूरा अटेंशन उधर में है। लेकिन ये पेरिफेरल क्यूज जो हमारे होते हैं, हम जानते हैं हमारे बगल में क्या हो रहा है, उसने शायद देखा है कि दूसरा पायलट शायद झुका है या कुछ ने कुछ किया है, इसीलिए इसका सवाल था कि आपने इसको कट ऑफ क्यों किया। उसने ये नहीं पूछा है कि इंजन हैज कट ऑफ, फ्यूल हैज कट ऑफ, काइंडली चेक, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा है आपने ऐसा क्यों किया। समझ रहे हो पूर्णिमा? ये हमारे जो पैनलिस्ट हैं, पैनलिस्ट नहीं, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के टीम है, उन्होंने कहा है। और वो किस लिए? क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये चीजें रिकॉर्डेड थी। दूसरी चीज, उन्होंने देखा है कि ये जो इमरजेंसी हुई है, ये बिल्कुल एक कारण से हुई है, जिसमें कि स्विच को रन पोजीशन से ऑफ पे लाया गया हुआ है। ये मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल वायर से नीचे से फिर वो जो डेटा रिकॉर्डर है उसमें जाती है। मतलब दिस स्विच हैज बीन ट्रांजिशन, इसको मूव किया गया है रन से लेके ऑफ के। और इसमें गार्ड होते हैं, इसमें फ्लिप गार्ड होते हैं। फ्लिप गार्ड आप हटाइए, स्विच को ऊपर खींचिए, अब नीचे आप ले आइए। और दोनों को बारी बारी से किया गया है, 1 सेकेंड के आसपास का दोनों में अंतर है, जो अगर कोई एक्सपीरियंस्ड हैंड है उनके लिए करना पॉसिबल है। तीसरी चीज, जो ये स्विचेज जो हुई है उसके बाद एयरक्राफ्ट डिसलिरेट हुआ है, और इसके 10 सेकेंड बाद फिर से इस स्विच को वापस डाला गया है रन पोजीशन पे, और उसके चलते एक इंजन ने थोड़ी सी आरपीएम पकड़ी भी है, लेकिन वो आरपीएम इतना नहीं था कि इतना थ्रस्ट वो जनरेट कर सके। हमारे साथ में जो भी देवनाथ हैं वो बताएंगे, वो पायलट हैं, मैं तो एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, मैं भी कुछ हवाई जहाज जरूर चलाया हुआ हूँ, लेकिन नॉट एज ए पायलट, एज ए सुपरनोवरी क्रू हमने भी चलाया हुआ। तो ये चीजें जो हैं ये वही बता सकते हैं। तो ये तीनों हार्ड फैक्ट्स हैं पूर्णिमा, इसीलिए इसको हम ऐसे रविश नहीं कर सकते हैं कि बोइंग ने ये कह दिया है और इसीलिए आपने बना दी। हम अपने लोगों के ऊपर में एस्पर्शन कास्ट न करेंगे। हमारे अपने AAIB के मेंबर्स हैं, DGCA के मेंबर्स हैं, मिनिस्ट्री को गई हुई ये रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिक होने से पहले, तो ये हमारी रिपोर्ट है। अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्यों उन्होंने ऐसा किया, अगर किसी ने मूव किया है स्विच को, क्यों उन्होंने किया हुआ है, किस स्थिति में उन्होंने किया हुआ है, इस पे अभी हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए बोलने के लिए हमारे पास में कोई एविडेंशियल फैक्ट नहीं है। ठीक है वंदना जी, आपके पास, पर यूके देवनाथ सर आपके पास आती हूँ। वंदना जी, FAA की तरफ से 2018 में भी मैम कुछ एडवाइजरीज जारी की गई थी, और ऐसा समझ में आता है कि पहले वो एडवाइजरीज फॉलो नहीं की गई हैं। पहले तो उनको लेकर मैं आपसे ब्रीफिंग, और दूसरा इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर आपकी रीडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? जी पूर्णिमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। There was an advisory, एक एडवाइजरी थी on 17th of December 2018, एंड इसमें क्लियरली बोला गया था कि जो फ्यूल स्विचेस हैं इनको अच्छी तरीके से एग्जामिन करना है, they need to be checked into, but that advisory को एडवाइजरी ही माना गया, और अब 7 साल गुजर गए and we were waiting for 2025 to happen. This is not acceptable. ये मानना नहीं है कि because it was not mandatory तो एडवाइजरी मान के छोड़ दिया। एडवाइजरी also has to be taken very seriously. At the end of the day ये सारी दुनिया
रुकी हुई है आंसर्स के लिए कि पहले ड्रीम लाइनर का इतना बड़ा क्रैश कैसे हुआ, इतने सारे लोग कैसे मरे। इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी, इट इज अ ग्लोबल ट्रेजेडी, ये हम सब जानते हैं। और जो अब रिपोर्ट आई है, इट इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। आई ऑल्सो वांट कि पूरा जस्टिस आना चाहिए। अगर जस्टिस चाहिए तो इट मे इवन नीड जुडिशियल इंक्वायरी और अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इफ रिक्वायर्ड, बट इसकी पूरी तरीके से जांच करनी पड़ेगी एंड पूरे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। We cannot absolve Boeing out of it or FAA or GE out of it or Air India maintenance out of it. Don't forget that Air India maintenance और engineering अभी तो टाटास के नीचे पूरी से ट्रांजिशन भी नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि हमें जवाब चाहिए एंड ये एडवाइजरी को बहुत सीरियसली लेना था एंड इट इज क्लियर कि मेरे हिसाब से तो the FedEx needs to be मिस कमांड तो नहीं गई, कुछ एनोमली तो नहीं हुई जिसकी वजह से ये ड्यूल इंजन कट ऑफ हुआ। And one pilot telling the other one, this is too premature because pilot 1 is telling pilot 2. We don't know it's captain telling the co-pilot or co-pilot telling the captain. Why is this being switched off? And the other one is saying, I have negative. I did not. तो जब दोनों पायलट्स ने मैनेज करा है टू टेक इट टू अ सर्टेन हाइट, कोशिश कर रहे थे पर 625 पे फंस गए। अगर ये जहाज 3000 फीट या 2000 फीट के ऊपर भी होता इसे ये जहाज ये पर 625 फीट पे इट वाज टू लेस अ टाइम टू यू नो उसको सेव करने के लिए, और 6 सेकंड्स में मेडे बोल के फिनिश। ये मेरा मानना है कि पायलट्स ने इसमें पूरा प्रयत्न किया है इस जहाज को बचाने में। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देयर हैज टू बी अ सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन जो जहाज पे था व्हेन द एयरक्राफ्ट केम इन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अहमदाबाद। तब क्या हुआ, तो मैं वो जानना चाहूंगी कि किसने साइन ऑफ किया इस जहाज को। These are my questions. Over to you, पूर्णिमा जी। Yes, मैम, क्योंकि सिर्फ 32 सेकंड के लिए ये विमान हवा में रहा था। यूके देवनाथ सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? दूसरा, जब वॉइस रिकॉर्डिंग में ये बात सामने आती है सर कि पायलट दूसरे पायलट को जब सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं मैंने बंद नहीं किया है ये स्विच। अब क्या आपको लगता है कि किसी तरीके की ऑटो कमांड या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर या क्या संभावना इसकी है? मतलब मैं इसीलिए सर ये समझना चाहती हूँ, इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन जो हम कहते हैं, एक आधुनिक प्लेन है, ये सेफेस्ट प्लेन है। तो ये इस एक गलती अभी जो शुरुआत में समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना इसे। जी हाँ, ड्रीम लाइनर में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच लगा हुआ है उसको पायलट को ही ऑपरेट करना पड़ता है। कोई ऑटो कमांड नहीं आता है, रिमोट से ऑपरेट नहीं हो सकता, ना ही ऑनबोर्ड कंप्यूटर उसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है। इसमें जो जांच में ये बहुत क्लियर है कि पायलट ने जब जहाज पे गया तो उसने जहाज का इंजन चालू किया। तो बेहतरीन चीज है कि इंजन चालू करने के पहले उसने चेक्स बिफोर स्टार्टअप किए होंगे, जिसमें कि सीक्वेंस में ये आता है कि ये जो स्विच है ये रन पोजीशन में है, यानी ऑन पोजीशन में। उसके बाद पायलट ने टैक्सी आउट किया। डेफिनेटली जो आइडलिंग आरपीएम थी वो सही रही होगी। लेफ्ट इंजन का, राइट इंजन का जैसे देखते हैं पायलट लोग कि N1 N2 आरपीएम कितना है, वो सही लगा होगा उसको। जेट पाइप टेम्परेचर भी उसको सही लगा होगा। तो उसने टैक्सी आउट किया, टेक ऑफ पॉइंट तक गया। टेक ऑफ पॉइंट पे पायलट पूरा थ्रॉटल खोलता है, जिसे हम बोलते हैं मैक्स पावर या 100% आरपीएम बोला जाता है। पायलट उस वक्त ग्लांस कर लेता है जल्दी कि फुल थ्रॉटल के साथ जेट पाइप टेम्परेचर कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों इंजन के अलग अलग N1 N2 कितना है, और दोनों में एक फर्क होता है। एक दिखाता है लो कंप्रेसर रोटेशनल स्पीड, एक दिखाता है हाई प्रेशर कंप्रेशन की रोटेशनल स्पीड। एक फोक होता है, 3-4% का डिफरेंस होता है, वो भी उसको नॉर्मल लगा। तो ये सब साबित करता है कि तब तक फ्यूल कंट्रोल स्विच अपनी नॉर्मल पोजीशन में था, ऑन पोजीशन में था, रन पोजीशन में था। क्योंकि अगर वो ऑफ पोजीशन में होता तब तक तो डेफिनेटली इंजन फ्यूल स्टार्वेशन से पहले ही रुक जाता। अब ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ रन चालू होने के बाद जब जहाज मोस्ट क्रिटिकल पार्ट में होता है, यानी रोटेशन कहते हैं,
जहाज के नोज व्हील को पायलट जो है जेंटली कंट्रोल कॉलम की मदद से ऊपर की तरफ खींचता है और जहाज के मेन व्हील जो है रनवे को छोड़ के हवा में एयरबॉर्न हो जाते हैं। अब उस वक्त दुनिया भर के जितने पायलट हैं उनका पूरा ध्यान सामने की रहता है, चाहे पायलट इन कमांड हो या पायलट फ्लाइंग हो, उसका पूरा ध्यान रहता है थ्रॉटल की तरफ, एक हाथ थ्रॉटल पर, उसका पूरा ध्यान कंट्रोल कॉलम की तरफ रहता है क्योंकि कंट्रोल कॉलम की मदद से ही वो एयरक्राफ्ट के नोज को यानी पिच को अप डाउन करता है। तो ये 2-3 सेकंड में क्यों कोई पायलट फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ पोजीशन करेगा, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मैं सुबह से अपने पायलट मित्र जो कि ड्रीमलाइनर फ्लाइंग कर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं, कहते हैं कि उस वक्त तो पायलट का ध्यान ही नहीं रहता। देखिए इसमें दोनों तरफ सेफ्टी के लिए गार्ड लगाए गए हैं ताकि एरनियसली हाथ लगकर या कोई क्लोथिंग का पीस लगकर वो ऑफ ना आ जाए। सिमिलरली उसको डेलिबरेटली, जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्विच होता है ऐसा स्विच नहीं है। नॉर्मल स्विच में क्या होता है कि आपने दबाया एक उंगल से ऑन हो गया, आपने दबाया एक उंगल से ऑफ हो गया। इसमें क्या है, आपको लिफ्ट स्विच को थोड़ा ऊपर खींच के पीछे की तरफ लाकर फिर से ऑफ पोजीशन में डालना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि ये स्विच काम कर रहा था क्योंकि 10 सेकंड के बाद ही ये देखा गया है कि दोनों स्विचेस को, लेफ्ट इंजन राइट इंजन स्विच को ऑन पोजीशन में लाया गया और जो ऑटो पायलट है और एयरक्राफ्ट कंप्यूटर की मदद से रिलाइट प्रोसीजर चालू हो गया, यानी फ्यूल जाना शुरू हो गया। इग्नाइटर प्लग्स जो है वो इंजन कंबशन चैम्बर में फायर करना शुरू कर दिए, आरपीएम भी बिल्ट अप होना शुरू हो गया। अब होता यह है कि नॉर्मली एक बार जब फ्यूल जाना, मैं 10 सेकंड के बाद जब दोनों स्विच ऑन पोजीशन में गए तब की बात कर रहा हूं। जो फ्यूल पंप है वो टैंक से एविएशन टरबाइन फ्यूल को ले जाता है इंजन में, स्प्रे करता है, स्प्रे के बाद उसमें इग्नाइटर लगते हैं, फिर इंजन आस्ते आस्ते रोटेट करना शुरू करता है। N1 N2 बिल्डअप करना शुरू करते हैं, यानी वो आस्ते आस्ते 5%, 10%, 30%, 40%, 45% पे आ जाते हैं, आइडलिंग आरपीएम तक आ जाते हैं। इसमें पूर्णिमा करीबन 25 से 35 सेकंड का समय लग जाता है। उसके बाद भी अगर समय मिलता है पायलट को, अगर हाइट अवेलेबल है, तो अब उसको आस्ते से थ्रॉटल को सामने बढ़ाकर आइडलिंग आरपीएम से फ्लाइंग आरपीएम की तरफ ले जाना पड़ेगा। यानी उसको थ्रॉटल को आस्ते से खोल के 80%, 90%, 100% करना पड़ेगा ताकि वो क्लाइम करे। तो इतनी हाइट नहीं थी इसके पहले कि इंजन का आरपीएम आइडलिंग तक आता, जहाज 600 फीट लूज कर गया और क्रैश कर गया। लेकिन सवाल है कि अब आगे की खोज में, इन्वेस्टिगेशन में एक ही बिंदु रहेगा कि ये दोनों स्विच ऑफ पोजीशन में क्यों आए, किसने किया और किस वजह से। मैं इसी सवाल के तो इर्द गिर्द सारी चर्चा है कि आखिर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। इस पर पनेश्वर साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही सर लगभग 245 जिंदगियां उस वक्त विमान में थी, लेकिन रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं है। मतलब आपने किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा लगता है कि सिस्टम ने खुद को ऑटो कट ऑफ कर लिया है। मतलब आप उस सवाल पर बार बार बात करते रहिए। देवनाथ सर ने बताया क्या हो सकता था आगे, ऐसी संभाल, लेकिन यहाँ कुछ तो है जो मिसकैलकुलेटेड हुआ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरू में डकोटा चलाया, फिर फॉकर फ्रेंच, इनमें कोई रिकॉर्डर नहीं होते थे। उसके बाद जब बोइंग क्लासिक में आए, उसमें 4 पैरामीटर रिकॉर्ड है, हाइट, हेडिंग, स्पीड और लैंडिंग कितनी जी से टच डाउन करी है। उसके बाद आ गया 320, उसके बाद ये हाईटेक एयर का, इनके पास 200 पैरामीटर रिकॉर्ड होते हैं। किसी पायलट के पास कोई झूठ बोलने का संभावना ही नहीं। ये पता लग जाए फ्यूल लीवर खुला था, बंद करा था, बगैर इनको उठाना, ये फ्यूल लीवर घर के स्विच की तरह नहीं ऑन करा, बत्ती ऑन होगी आपके बाद, ये इनमें कैच होता है, इनको उठा के फिर करें, एकदम नहीं कर सकते आप। ये डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो है, इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए तो पढ़ने के लिए और बताने के लिए। ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा फ्लाइट रिकॉर्डर, इससे कोई आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए आपको एक इंटेलिजेंट ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटर चाहिए जिनका मुद्दा फाइंड आउट द रीजन के भाई क्यों नहीं हो रहा है ये इन्वेस्टिगेशन। ट्रांसपेरेंसी में जितने एक्सपर्ट्स को सुन रही थी इससे पहले, जो हमने बाइट भी प्ले की, वो सब ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो सर ये है ना कि एक आम व्यक्ति को यह कभी पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या, एक्चुअल वहां क्या बातचीत हुई। एक लाइन आ गई सर, हमने उस पर चर्चा कर ली, और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि ये हम लोग की ये खराबी आदत है कि 6 महीने बाद सब भूल जाते हैं सर, फिर उसके बाद कभी होगा तो बस एक बैकग्राउंड की तरह इसका जिक्र हो जाएगा।
तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या रोक रहा है? हमारे भारतीय सिटीजन बहुत सिंपल हैं और भगवान पे बिलीव करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे। ये इतनी बड़ी रिपोर्ट बना देंगे, किसी के पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं का एक्चुअल का। हम तो ये चाहना है कि ये जो इंटरनेशनल सिविलाइजेशन ऑर्ग ने उनका प्रीएम्बल है कि सब एक्सीडेंट इन्वेस्ट किए जाएं, लेकिन पनिशमेंट के लिए नहीं, इसलिए किए जाएं कि पता करें कि गलती क्यों करी, किसने करी और इस गलती को आगे से कैसे सुधारा जा सकता, ताकि आगे ऐसे इंसिडेंट ना हो। और जो हमारे पब्लिक है इनको सेटिस्फाई करना है, इनका कॉन्फिडेंस विन करना है कि देखिए हमने ये गलती किसकी थी, हम आगे से ये नहीं होने देंगे और हम इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग इम्प्रूव कर रहे हैं पायलट्स के लिए। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन अब जो टीम बैठी है, मेरे को पता नहीं इनका कितना एक्सपीरियंस है और ये क्या रिपोर्ट बनाएंगे, फाइनल रिपोर्ट कब आएगी, उसके बाद कमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। देयर आर प्रोफेशनल अवेलेबल इन दिस कंट्री, दे कैन गिव यू एडवाइस आल्सो, लेकिन ये एग्जैक्ट काज तो पता लगे, ये बताएंगे नहीं, बिकॉज क्लोज और मीडिया जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी मैंने तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आई एम रेडी टू फाइल एन एफिडेविट बिकॉज यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट अनलेस यू फाइल एन एफिडेविट, एंड इफ आई गिव ए रॉन्ग स्टेटमेंट आई एम लायबल फॉर पनिशमेंट आल्सो। तो ऐसी इंक्वायरी करिए। ये क्लोज डोर में हमें क्या पता अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है, इनकी मिली भगत किससे हो रही है, बोइंग कंपनी से हो रही है, एयर इंडिया से हो रही है, किससे हो रही है, उसका तो हमें कुछ नहीं पता, नाम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और किसी चीज़ को कंटेम्पलेट करना कि ये हुआ कि कोई कहता है पानी आ गया फ्यूल में, सब चीज़ें टेस्ट होती है। फ्यूल में कोई प्रॉब्लम थी, ये तो बता ही दिया गया कि शायद फ्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बर्ड हिटिंग जैसी कोई समस्या नहीं थी, विजिबिलिटी बहुत क्लियर थी, पायलट डेफिनेटली मेडिकली फिट थे। ये सारी बातें तो आ ही चुकी हैं। यहाँ पर मेन जो अभी इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है वो इन स्विच के ही इर्द गिर्द हो रही है। लेकिन झा साहब, इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आपको ऐसा नहीं लगता, एंड मे बी आई एम टू मैच्योर टू से दैट, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टोपी ट्रांसफर तो सर की जा रही है, क्योंकि आप इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं और इस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा, देखिए, एयरफोर्स में जितने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होते हैं ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं। हम लोग क्लोज रूम में बिल्कुल किसी और को बिना कोई इंडिकेशन दिए हुए जो विटनेस हैं उनको बुलाते हैं, उनसे हम जो सवाल चाहते हैं वो उसका आंसर लेते हैं। जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एजेंसी है उससे सारे डॉक्यूमेंट वो मंगवा के अपने पास में रखते हैं, और खुद जो हमारे मेंटेनेंस जो उसमें मेंबर हैं, टेक्निकल मेंबर और जो पायलट मेंबर हैं, वो एक एक पन्ने को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। और जैसे हम लोगों का रोल हुआ, मैं एरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा रोल हुआ कि उसमें ह्यूमन फैक्टर कहाँ पे इन्वॉल्व है, मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ। और भी कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर देखते हैं। ये सारी चीज़ें हर लोग इसमें लगे होते हैं। और यहाँ याद रखिए, ये जो ट्रांसक्रिप्ट जो होता है, चाहे वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का हो, चाहे फिर FDR का हो, आप इसको फर्ज नहीं कर सकते हैं। ये आपके एनेक्सर में लगा हुआ है और ये टाइम स्टैंप इसमें लगे होते हैं कि इतने बज के इतने मिनट में इतने सेकंड, इतने पॉइंट इतने सेकंड में क्या हुआ, कौन सा एक्शन लिया गया है कॉकपिट में या किसी कंट्रोल सिस्टम में, कौन सा सेंसर आपको क्या इनपुट दे रहा है, इसको फर्ज नहीं किया जा सकता है। और आप याद रखिए कि इस इन्वेस्टिगेशन में भी आप इसी रिपोर्ट में देखिए, आपको मिल जाएगा कि इसमें फ्लाइंग मेंबर जो ऑन टाइप, मतलब जो 787 उड़ाने में माहिर हैं, उसके भी मेंबर इसके साथ में हैं। ये सब लोग वहां पे हैं। इसलिए मैं प्रथम दृष्टया में कहता हूं कि इस रिपोर्ट के ऊपर में शक नहीं कीजिए। रिपोर्ट वही है। अगर कल को कहीं किसी को लगेगा कि नहीं इसमें कोई चीज, होता क्या है, आप एविडेंस को आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते हैं। एविडेंस के ऊपर में जो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, वहां पे स्कोप होते हैं कि मैं बायस हो जाऊं। अगर मैं बोइंग का आदमी हूं और मेरे पास में कुछ ऐसा एविडेंस है जो कि FDR से आया हुआ है, जिसमें मुझे कोई एक सुराग मिल जाए कि मैं यहाँ पे एक स्पोक लगा दूं, वो मैं कर सकता हूं। ठीक है। लेकिन बाकी जो मेंबर हैं, जो कि बोइंग के मेंबर नहीं हैं, जो हमारे मेंबर हैं, जो क्रू हैं वहां पे, वो इमीडिएटली उसको काउंटर कर देंगे। क्योंकि पहला जो लॉजिक एक होता है ना, जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का, वो एक लॉजिक होता है, हम उस लॉजिक को आगे लेके चलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपको एविडेंस साथ में है
उसको लीजिए, किसी भी चीज को आउट ऑफ टेबल मत ले आने दीजिए। कीप एवरीथिंग ऑन योर टेबल, ऑल पॉसिबल एंगल्स ऑफ द एक्सीडेंट ऑन द टेबल। जिसकी फाइंडिंग आती जाती है कि हाँ ये कॉज नहीं है, उसको निकालिए, बाकी सब अपने पास में रखिए। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर में डाउट नहीं कर रहा हूं कि ये फर्ज किया जा रहा है। सॉरी पनेश्वर जी, आप काफी आप सीनियर हैं, मुझे लगता है कि शायद मैंने एक दो बार आपके साथ भी कॉकपिट में बैठ के कहीं फ्लाइंग की हुई है, आप बहुत एक्सपर्टाइज रखते हैं। लेकिन जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस समय में मैं किसी आदमी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं उस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का मेंबर हूं। मेरे पास में एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है जिसको मैं आगे लेके चलता हूं। पनेश्वर साहब, आपके पास आने से पहले एक बार जरा देवनाथ से मैं आपके पास आना चाहूंगी और जिस बात का जिक्र अभी झा साहब कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। बात यहाँ पर फर्ज करने या नहीं करने की नहीं है। अब दो बातें हैं सर कि या तो ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और हम इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ही बहुत सारी जानकारियों की उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, और जो 3 महीने की डेडलाइन है या तो हमें पूरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात सर ये भी है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आया, कम से कम सर ह्यूमन एंगल पे मैं कह रही हूं, ये उन लोगों को तो नहीं सेटिस्फाई करेगा जिनके अपने इस विमान हादसे का शिकार हो गए। वो तो ये कह रहे आपने बता दिया स्विच हुआ ऑफ, लेकिन कैसे हो गया ये तो बताइए, किसने कर दिया ये तो बताइए, टेक्निकल था, मैनुअल था, क्या था ये तो बताइए कम से कम। जी हाँ पूर्णिमा, मेरी सारी सिंपैथीज हैं जितने परिजन हैं उनके साथ। सबसे बड़ी बात है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जो रीडिंग होती है उसमें जो इंजन पैरामीटर्स होते हैं वो जो रीडिंग दे रहे हैं उसमें टेक ऑफ पॉइंट तक इंजन एब्सोल्युटली नॉर्मल लग रहा है। जब पायलट फुल थ्रॉटल कर शुरू करके टेक ऑफ रन शुरू करता है तो वो भी नॉर्मल लग रहा है। उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो ऐसे इंगित करते हैं कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ किया गया है। अब क्यों कोई पायलट या कोई भी उस स्विच को ऑफ करेगा? संभावना है क्या है उस क्यों, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? नहीं करेंगे, बट हुआ तो पायलट जो उसकी संभावना शून्य है, क्योंकि एक बार जब इंजन चालू हो जाता है कोई पायलट उस स्विच को हाथ ही नहीं लगाता जब तक कि एयरक्राफ्ट लैंड करके स्विच ऑफ नहीं होता है। होता यह है कि हवा में वो स्विच रखा क्यों गया है कॉकपिट में बताता हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हो गई, एक मोटी इमरजेंसी, दर्शक समझ जाएंगे कि इंजन में आग लग गया। अब पायलट को लगा कि लेफ्ट इंजन में आग लग गया, वार्निंग लाइट आ रही है, तो वो लेफ्ट इंजन को बंद करना चाहेगा, तो वो लेफ्ट इंजन के फ्यूल शट ऑफ स्विच को ऑफ पोजीशन में लाएगा। तो उसके लिए उसको डेलिबरेटली उठाकर दो उंगलियों से दबाकर उठाकर पुल अप एंड बैक सर, पुल अप एंड बैक बेसिकली उसको इस तरीके पुल अप एंड बैक। बट सर फिर ये ऑपरेशनल तो नहीं है, मतलब ये ऑपरेशनल दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ये चीज कभी भी कोई पायलट नहीं करेगा। ऑपरेशनल प्रोसीजर में इसको नहीं इंक्लूड किया जाता। सबसे बड़ी बात है कि दोनों रिकॉर्डिंग दिखाती है कि दोनों को ऑफ पोजीशन में लाया गया, या वो क्यों लाया गया, किसने लाया, कैसे लाया गया, ये बाद में जांच का विषय है। देवनाथ सर क्विकली, क्या ये डिजाइन फ्लॉ है, संभव हो सकता है? देखिए, ये हनीवेल नाम की कंपनी बनाती है, ड्रीमलाइनर 1200 उड़ रहे हैं, एमडी सीरीज में भी उड़ रहे हैं, दुनिया भर में बोइंग और दूसरे एयरक्राफ्ट करीबन 15,000 जहाज इस वक्त उड़ रहे हैं इसी स्विच के साथ। और तो 15,000 जहाज अगर उड़ रहे हैं तो डेफिनेटली किसी का आकलन है कि यह स्विच इतनी आसानी से टॉगल करके ऑफ पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। जहां तक बात यह है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से सवाल किया, अभी रिपोर्ट सिर्फ बोल रही है कि एक पायलट, फिर दूसरे पायलट ने जवाब दिया। क्रिटिकल चीज है कि कौन था वो, क्या वो पायलट इन कमांड था या वो फ्लाइंग पायलट था। इसमें प्लान के हिसाब से जो कैप्टन थे वो पायलट इन कमांड थे। उस वक्त उनका डायरेक्टली वो हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे, और जो फ्लाइंग पायलट थे, को पायलट हम जिनको कह सकते हैं, उनका हाथ तो होना चाहिए थ्रॉटल पर, उनका हाथ होना चाहिए कंट्रोल कॉलम पर। अब ये कैसे ऑफ हो गया? ठीक है सर, जल्दी से पनेश्वर साहब से मैं क्लोजिंग कमेंट्स लेके, देवनाथ से थोड़ा सा टाइम का मेरे पास शॉर्टेज है। पनेश्वर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? देखिए, मैं तो यही
रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये 30-35 सेकंड का खेल है सर, आफ्टर ही गॉट एयरबोर्न, उसमें उन्होंने कह दी फ्यूल उठाया, बंद कर दी, उसने बात करी, ये सारा डिजिटल ब्लैक बॉक्स में इंडिकेशन आ जाएगी अगर फ्यूल बंद करा है। जब एक इंजन का पहले बंद करते हो तो वो इंजन जब बंद होता है तो डायरेक्शन में भी चेंज होती है, वो जहाँ सीधा थोड़ी डायरेक्शन है वो पता लग जाएगा डिजिटल कि जहाज़ ने डायरेक्शन चेंज करी है कि नहीं, या दोनों उससे फ्यूल लीवर इकट्ठे बंद कर दें। कोई पायलट अनजाने में भी ये फ्यूल लीवर टेक ऑफ के बाद हाथ नहीं लगाएगा उनको बंद करने के लिए, जब तक कि आग ना लगी हो इंजन को। उसमें चेकलिस्ट आ जाती है कि फ्यूल लीवर ऑफ करो, उसके सामने उसकी इंडिकेशन आती है ट्यूब के ऊपर के राइट इंजन या लेफ्ट में आग लगी है, इसको फ्यूल लीवर बंद करो, तब वो हाथ हटाएगा फ्यूल लीवर। वरना कोई पायलट जाने में भी फ्यूल लीवर या टेक ऑफ फ्लैट पे हाथ नहीं लगाएगा जब तक वो 1500 फुट की ऊंचाई पर ना पहुंच आगे जाए। रखेंगे सामने। हाँ हाँ, सब कंप्लीट करें। हाँ। तो इसलिए ये तो इन्वेस्टिगेशन जो है कि अच्छे तजर्बेकार बंदे जो वेटरन्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स से आप लाइए, वहाँ भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं। ये मतलब कि पास ऑन के पब्लिक को सच्चाई बतानी है हमने। Absolutely, sir. हमारा फर्ज बनता है कि उनको सच्चाई बताएं ये गलती किसकी थी और हम आगे से इसको कैसे सिंगल लाइन सुधार है रहे सर, हैं। सिंगल लाइन है कि रिपोर्ट के पन्ने तो पूरे हैं, लेकिन इंसानी जान का अध्याय अधूरा ना रहे, कम से कम ये कोशिश होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, वो सिस्टम की हो, वो किसी मशीन की हो या किसी तरीके के लैब्स की हो, ताकि भविष्य में इसका स्कोप कम से कम ना के बराबर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पनेश्वर साहब आपका भी शुक्रिया, वंदना जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद थी, यूके देवनाथ सर आपका भी शुक्रिया, बीएन झा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।